चलो बेटा ठीक है। हम लोगों ने बात किया था रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज की बात किया था कि कैसे कैसे कट करता है हमारा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज में हम लोगों ने देख लिया था कि रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जब कट करता है किसी भी सीक्वेंस को तो उसको क्या चाहिए हमारा, ठीक है। एक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड में जाते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या होता है हमारा सेम होता है, ठीक है। यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहे हैं तो रीडिंग क्या होगी हमारी, सेम होगी। उसी को बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को पहचानता है और इसी सीक्वेंस को कट करता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज की बात किया था हम लोगों ने कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे बात किया हम लोगों ने कि ई को R1 है, ये हमारा एक तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज है। क्या है हमारा, एक तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानेगा और कट करेगा, जो आपको दिया है GAATTC, ठीक है। इस सीक्वेंस को पहचानता है हमारा कौन सा, ई को R1 रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज एंजाइम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो वर्किंग है आपका, ठीक है, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ऑब्लिक, या फिर लिख सकते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस या टाइप ऑफ कट ऑफ बाय रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। यानी जब हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कट कर रहा है तो कैसे कट करेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, पहला हमारा कितने रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस डिस्कवरी कर दी गए हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। तो आज तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस आइसोलेटेड फॉर्म, कहाँ से आइसोलेट किया गया है हमारा, आइसोलेटेड फ्रॉम 213 बैक्टीरियल स्ट्रेन, ठीक है। 230 स्ट्रेन किससे, बैक्टीरिया से हमारा स्ट्रेन कर दिया गया। अभी तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी गई है, ठीक है। अब देखो क्या करेगा हमारा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानेगा और वहाँ पे क्या करेगा हमारा, कटिंग करने का काम करेगा, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमको पता चल गया क्या होता है हमारा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाते हैं तो दोनों क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की बात करते हैं। तो हमारा कटिंग होगा हमारे यहाँ पे 2 टाइप के कटिंग होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। हो गया टाइप 1 एंड दूसरा हो गया हमारा टाइप 2 की बात किया जाएगा, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात करते हैं बेटा, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात किया जाता है। तो इसमें हमारा टाइप 1 जो बोलते हैं, जो टाइप 1 होता है वहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि जब कट करता टाइप 1, ठीक है, तो कट अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। क्या करेगा हमारा, कट अवे फ्रॉम सेंटर। आप किसको कट करेगा हमारा, पैलिंड्रोम को, ठीक है। सेंटर से दूर जाके क्या करेगा, उसको कटिंग करेगा, ठीक है। दूसरा टाइप का है, ठीक है। तो ये जो टाइप 2 है हमारा, क्या करेगा हमारा, कट एट द सेंटर, ठीक है। कहाँ करेगा, कट एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, ठीक है। सेंटर पे कट करेगा 2 टाइप का, ठीक है। यानी 2 तरीके से कटिंग है, एक क्या करेगा, सेंटर पे कट करेगा और एक सेंटर से दूर जाके कट करेगा, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग यही जो हम लोग यहाँ पे बात किए थे बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की बात किए थे बेटा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने बना के लिखा गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं GAATTC एंड CTTAAG, ठीक है। इसी सीक्वेंस की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, वही सीक्वेंस ले लेते हैं नॉर्मली। तो उसी सीक्वेंस की बात करेंगे बेटा। तो कौन सा ले लिया हम लोगों ने, GAATTC, ठीक है। DNA का स्टैंड हो गया हमारा, हम जानते हैं 5 to 3 डायरेक्शन, इसका जस्ट होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन, जिसमें होता है हमारा CTTAAG, ठीक है। देखो ये आपस में बॉन्ड बना लिए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्टैंड आपस में जुड़े हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कटिंग है हम लिखे हैं क्या है, कट अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से दूर जाके कट करेगा। तो देखो जैसे मान लो कि ये यहाँ से कट किया, ठीक है, और यहाँ से दोनों इक्वल साइड में कट किया हमारा। तो जब यहाँ से कटिंग करेगा तो देखो कैसे स्टैंड बनेगा, ये जी इसके साथ हमारा
कंबाइन, ये हमारा अलग हो गया स्टैंड, हमारा यहाँ से कटिंग कर रहा है, ठीक है। और सेकंड वाले को दूसरे पेन से बना लेते हैं, ये यहाँ से हमारा अलग हो गया, ठीक है। ये देखो ये अलग हो गए, दोनों स्टैंड क्या हो गए आपस में अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे एरो करके बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एरो करके बना लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या होगा हमारा, जी हो गया, उसके साथ जुड़ा है सी, टी, टी, ए एंड ए, ठीक है। ये हमारा एक सीक्वेंस है, प्लस इसके साथ में हमारा दूसरा सीक्वेंस क्या था, ए टी, टी, सी एंड जी, ठीक है। ये दोनों सीक्वेंस अलग अलग हो गए, हम लोग कट किए जब रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हमारा टाइप 1 कट किया, कहाँ पे, एट द क्या हमारा सेंटर से जाके दूर कट किया, ठीक है। सेंटर से दूर कट किया तो इस तरह का हमारा स्टैंड मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंजाइम यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे जिससे इस तरह का कटिंग होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल में बात करें कौन सा हमारा इको R1, कौन सा हमारा इको R1 यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन सा यूज करते हैं हम लोग, इको R1 यूज करते हैं और इस तरह का स्टैंड मिल गया, ठीक है। अब ये जो स्टैंड मिला इसको बोला जाता है, इन दोनों को स्टैंड को बोला जाता है स्टिकी एंड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया हमारा, स्टिकी एंड्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, यानी दोनों बाद में आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टिकिंग इन या फिर बोलते हैं इसे हम लोग कोहेसिव एंड्स भी बोला जाता है, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग ओवर हैंगिंग, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग प्लैंकिंग सिंगल डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। ये नाम बोले जाते हैं, कोई भी नाम आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, कोहेसिव एंड या फिर स्टिकिंग एंड या फिर प्लैंकिंग एंड या फिर ओवर हैंगिंग एंड, ठीक है। तो जब इको R1 टाइप 1 जब कट किया सेंटर से दूर जाके तो इस तरह के एंड से मिले। अब देखो यहाँ पे जो कट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको कटिंग किए हैं, ठीक है। इसको क्या किया हम लोगों ने, कट किया गया है, ठीक है। तो जब कट किए गए हैं हम लोग इसको, तो जैसे ही कट किया गया तो यहाँ पे 2 बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, कितने, 2 बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। एक हो रहा हमारा, ठीक है, कौन कौन सा लिख लेते हैं, बॉन्ड कट कौन कौन से हो रहे हैं, पहला हो रहा हमारा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दूसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देखो जी एंड ए के बीच में जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो रहा है, और ए और टी के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है वो भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चल ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गया जब हमारा इको R1 इसको कट किया एट द सेंटर से दूर जाके, ठीक है। ये पहला एंड मिल गया हमारा टाइप 1। अब बात करेंगे टाइप 2 की, बात किया जाएगा बेटा, किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइप 2 की बात किया जाएगा। किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइप 2 की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो टाइप 2 में कट जो होता है वहाँ पे उसे बोलते, हम लिखे हैं कि कहाँ कट करता है, सेंटर से, एट द सेंटर पोजीशन पे कटिंग होती है। कहाँ पे कटिंग होती है हमारी बेटा, सेंटर पे कटिंग होती है। तो सेंटर पे जब कट करता है तो कौन सा एंड मिलता है हम लोगों को, ब्लंट एंड बोला जाता है, या फिर उसे प्लस कट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे कटिंग होगा, तो कट कर लेते हैं, सीक्वेंस यहाँ पे दूसरा लेंगे और दूसरे एंजाइम की बात करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, इस पे सीक्वेंस दिया गया आपको इस तरह कर का, ठीक है। बट सीक्वेंस जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पैलेंड्रोमिक, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की बात करें बेटा तो दोनों क्या होना चाहिए, रीडिंग क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो ये हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया हमारा। अब इसको कट करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमको कट करना है। तो यहाँ से कहाँ पे कट करना है, एट द सेंटर पोजीशन से हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कहाँ से कट करेंगे हम लोग, एट द सेंटर पोजीशन से क्या के कट किया जाएगा। अब कट करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा होता है हमारा, SAM1 होता है। कौन सा होता है हमारा, SAM1, जो एट द सेंटर से कट कर रहा है, ठीक है। यदि सेंटर से कट करा देखो तो ये एंड अलग हो जाएंगे हमारे, देखो यहाँ पे एंड हो गए हमारे, अलग हो गए, ये वाले हमारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बना लेते हैं दोनों हमारा एंड को, एक हो गया यहाँ पे मिलेगा C, उसके साथ G एंड यहाँ पे G, ठीक है। ये तीनों मिल गए इधर हमारा,
प्लस क्या मिल गया, जी जी जी, उसके साथ हमारा यहाँ पे जुड़ा था सी सी सी, ठीक है। दोनों एंड आपस में अलग हो गए, ठीक है, दोनों क्या हो गए, हमारे एंड अलग हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि बॉन्ड के बारे में पूछा जाए आपसे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ओनली कौन सा होगा हमारा, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ओनली कौन सा हमारा फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एंड मिला इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लंट एंड या फिर प्लस एंड, और ये क्या होते हैं, स्टिकी नहीं होते हैं, दोनों आपस में क्या है, कंबाइन है, दोनों का बॉन्डेज पूरा है, ठीक है, दोनों के बॉन्डेज क्या है, कंप्लीट है। तो ये हमारा होता है ब्लंट एंड या फिर इसे बोलते हैं प्लस एंड, ठीक है। दो टाइप के हमारे कटिंग हो गए, टाइप 1 और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, टाइप 2 हो गया, ठीक है। अब देखो स्टिकी एंड हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब याद रखना, ठीक है, ये हमारा डीएनए को कट किया गया है, किसको कट किया हम लोग, डीएनए को कट किया गया है बेटा, ठीक है। अब डीएनए को जिस एंजाइम से कट करते हैं उसी एंजाइम से वेक्टर को भी कट किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, याद करो अभी रब कर देंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस एंजाइम लिए थे, रेजिस्टेंस डीएनए लिया गया था। रेजिस्टेंट डीएनए जो लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, किसी भी बैक्टीरिया, प्लांट, वायरस, इस तरह से वहाँ से डीएनए निकाला गया तो जिस एंजाइम का यूज करके हमने उस डीएनए का निकाला था, अब जोड़ना किसको है, इसको हम लोगों को प्लाज्मिड पे जोड़ना है, वेक्टर पे जोड़ना है। तो वेक्टर को उसी एंजाइम से कट करेंगे जिस एंजाइम से रेजिस्टेंस डीएनए को कट करके निकालते हैं, यानी जिस एंजाइम से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को, रेजिस्टेंट डीएनए हम लोगों ने कट करके ऑब्टेन किया है, उसी एंजाइम से प्लाज्मिड को भी कट किया जाएगा, ठीक है। यदि दूसरे से करते हैं तो प्लाज्मिड उसको ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अलग सीक्वेंस को कट करेगा। अब हमको ऐसा चाहिए कि ये भी सीक्वेंस वही कटा हो, वो भी कटा गया हो और जाके आराम से जुड़ जाए उस सीक्वेंस पे, ठीक है। तो इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए जिससे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं नोट करके, नोट करके हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि फॉरिजन DNA and vector should be cut with same restriction एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, यानी फॉरेन एंड वेक्टर को दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम जो लिख रहे हैं SAM1 इको R1, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है तो फुल फॉर्म क्या होते हैं इसके, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लिया जाता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कौन सा, नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, यानी अब नामांकरण करेंगे, जो नामांकन हम लोग को दिया गया ना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप लोग भी अपना जब बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तो ऐसे लिखा रहता है कि अपना शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट इसका अब हम लोग नामांकन करेंगे कि इसके नेम्स के मतलब क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, यहाँ पे ले लिया गया हमारा, ले लिया गया इको R1, किसको ले लिया गया, इको R1 को ले लिया गया। तो पहला इसी को हम लोग देखते हैं, इको R1 की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ई है, ई साहब है, ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो है एक ऐसा होना चाहिए इन कैपिटल में होना चाहिए, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो फर्स्ट लेटर है वो क्या करता है हमारा, डिनोट्स जीनस, ठीक है, किसको डिनोट करता है हमारा, जीनस, कहाँ से, जहाँ से लिया गया, फ्रॉम विच इट्स आइसोलेटेड, ठीक है, जहाँ से आइसोलेट किया गया है। तो जो फर्स्ट नेम है किसी भी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो फर्स्ट नेम है शुड बी कैपिटल लेटर होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, वो जीनस नेम के ओरिजिनेशन होना चाहिए, ठीक है। नेम हमारा यहाँ पे जो ई लिखा गया है किस नेम से लिया गया है, जीनस
इस्चरैकिया किससे लिया गया हमारा? इस्चरैकिया से लिया गया है। ई वर्ड जो आया है वो कहाँ से लिया गया? हमारा इस्चरैकिया से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे को आर की। ठीक है, को की बात किया जाएगा। अब को में 2 लेटर्स हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड लेटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेकंड एंड थर्ड लेटर की बात किया जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड लेटर कैसा होना चाहिए? इन स्मॉल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यदि ये स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है, और दूसरा हमारा कैसा होना चाहिए? जैसे डिनोटेड जीनस फ्रॉम विच इट्स आइसोलेटेड, तो इसमें ये किससे लिया गया हमारा? ये इसका नाम होना चाहिए स्पीसीज का। ठीक है, इधर जीनस हो गया, इधर कौन सा है हमारा? स्पीसीज से लेते हैं। अब एग्जाम्पल कौन सा स्पीसीज का है हमारा? तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलाई। ठीक है, जहाँ से को लिया गया। ठीक है, तो एस्टरेकिया कोलाई। ठीक है, तो एस्टरेकिया क्या था हमारा? जीनस, एंड कोलाई स्पीसीज था, तो वहाँ से ही लिया गया हमारा एस्टरेकिया कोलाई के बारे में लिया गया है। ठीक है, चलो, तो एस्टरेकिया कोलाई हो गया हमारा। अब बात करेंगे आर की बात करेंगे। किसकी बात करना बेटा? हमको आर की बात करना है। तो आर के बारे में इधर लिखते हैं। तो आर कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ लेटर हो गया। कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ लेटर। अब फोर्थ लेटर या तो कैपिटल में हो या फिर स्मॉल में। ठीक है, या तो फोर्थ लेटर कैपिटल में होगा या तो स्मॉल लेटर। यदि होगा तो, ठीक है, यदि, ठीक है, कैन बी मिसिंग आल्सो। ठीक है, कैन बी मिसिंग ऑल्सो। ठीक है, कैन बी मिसिंग ऑल्सो। ठीक है, यानी क्या होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यदि प्रेजेंट है तो या तो आप कैपिटल लेटर में लिखो या तो स्मॉल लेटर, दोनों में प्रेजेंट होगा। नहीं होगा तो हमको टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, कैन बी मिसिंग। और ये क्या होता है हमारा? इसकी बात करें तो वो होता है हमारा डिनोट्स स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी स्ट्रेन किया गया किससे? हमारा RY13। तो वहीं से हमारा लिया गया, स्ट्रेन किया गया तो वहाँ पे कोड लिखा गया RY13, तो उसी बैक्टीरिया से लिया गया है, आर लिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे आई के बारे में। तो आई हमारा कौन सा हो गया? हमारा फिफ्थ लेटर हो गया। कौन सा हो गया हमारा? फिफ्थ लेटर हो गया हमारा। आई की बात किया जाएगा। अब जो आई है हमारा कैसा होना चाहिए? इन रोमन नंबर में होना चाहिए, ये रोमन न्यूमेरिकल में होना चाहिए। ठीक है, रोमन न्यूमेरिकल में होना चाहिए। ठीक है, इसमें होना चाहिए हमारा रोमन न्यूमेरिकल में होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है? डिनोटेड है हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेन, यानी पहली बार स्ट्रेन किया गया, सेकेंड हमारा तो इको आर सेकेंड लिख देंगे, थर्ड बार किया गया तो थर्ड लिख लेंगे, फोर्थ बार किया गया तो फोर्थ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इट डिनोट्स द, लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जहाँ से स्ट्रेन किया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारा फर्स्ट, तो ई को R1 हो गया। कौन सा हो गया? इको R1 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पूरा यहाँ पे इको R1 के बारे में हमको हो गया, नॉमेनक्लेचर के बारे में हमको पता चल गया कि कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट डिस्कवरी या फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? ठीक है, फर्स्ट कौन सा आइसोलेट किया गया? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, इन 1968 की बात है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड या फिर आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो कौन सा है हमारा? HIND2 होता है। कौन सा होता है हमारा? HIND2 जो है फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। किसने किया? बाई स्मिथ। ठीक है, इनका पूरा नाम था हैमिल्टन स्मिथ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हैमिल्टन स्मिथ बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरी या फिर आइसोलेट किया गया था HIND
2 को किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा नाम पढ़ लेते हैं। हिंड 2 का क्या होता है हमारा, तो हिंड 2 की बात किया जाए, किसकी बात करेंगे हम लोग, हिंड 2। तो जो एच है ये कैसा होना हमारा, कैपिटल लेटर में है। ठीक है, शुड बी कैपिटल लेटर। ठीक है, और किसको हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, तो कौन सा हमारा हीमोफिलस। आई एन से हो गया, सेकेंड एंड थर्ड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर, और किसको डिनोट करेगा हमारा स्पीसीज को, तो कौन सा हो गया हमारा इनफ्लुएंजी। ठीक है, अब डी हमारा शुड बी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर यदि प्रेजेंट है इसको बोलते हैं आर डी स्टेन, और ये हो गया हमारा कौन सा सेकंड डिस्कवरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा इसका भी नाम हो गया हिंड 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के बारे में 2 पढ़ लिया। एक था हमारा कौन सा इको R1, सेकेंड कौन सा हो गया हमारा हिंड 2 हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, कुछ और भी नाम आपको दिए जाते हैं जो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, जब हमारा ये कंप्लीट होगा चैप्टर, तो कुछ हमारे जैसे बात करो इको R1 की बात की है, उसी तरह आएगा हमारा बाम H1, हिंड 3, PST, PBU, ठीक है, HPA, ठीक है, SAL। ठीक है, इस तरह कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक PDF बना के आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ड्रॉ करा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ स्टिकी एंड के नाम पूछे जाते हैं कि कौन से एंजाइम है जो स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं, और कुछ एंजाइम है जो हमारे ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं। तो उनके एक नाम यहाँ पे समरी लिख लेते हैं, उसका फुल फॉर्म हम लोगों ने बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम लोग, बात करें यहाँ पे, इसको इस तरह कर देते हैं, बात करें स्टिके एंड जो प्रोवाइड करते हैं तो उनके फ्यू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यहाँ पे नाम है। जैसे बात करें हमारा SAL1, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाम H1, नेक्स्ट हो गया हमारा इको R1, ठीक है, PST1, PBU1, ठीक है, हिंड 3 एंड HPA कौन सा हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज हैं जो क्या करते हैं, स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे हैं जिसकी बात करेंगे कि ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं। कैसे, कौन से हमारे हैं, ठीक है, ALU फर्स्ट, HPA फर्स्ट, SCA फर्स्ट, हिंड सेकंड, इको R सेकंड, SAM1 एंड हे 3rd। ठीक है, ये कुछ हमारे एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो क्या करते हैं, अलग अलग हम लोग देखे थे अभी। स्टिकी एंड ब्लंट एंड की बात करें तो कुछ एंजाइम हमारे स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं, कुछ हमारे ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ एंजाइम यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इसके पूरे नाम जो है डिटेल में नाम या तो आपको ढूंढ के बताना है, या नहीं होता है तो हम लास्ट में आपको जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो उसके सारे एंजाइम्स के नाम और कैसे कैसे हमारी स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमारे हो गए हमारे यहाँ पे कुछ एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, पहले हम लोगों ने सेल को ब्रेक किया था, सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, फिर प्रोटीएज, डीएनएज, फिर ठीक है प्रोटीएज, आरएनएज, फिर हम लोगों ने डीएनए को कट किया। कौन सा एंजाइम लिया, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज एंजाइम लिया और उसको कट करके बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, कि जो हमारा जो यहाँ पे स्टिकी एंड प्रोवाइड हुआ था, अभी हम लोग टाइप 1 में बात किए, तो जो वहाँ पे स्टिकी एंड प्रोवाइड हुआ था उसको क्या करेंगे हम लोग, ग्लू से चिपकाया जाएगा, आपस में ज्वाइंट किया जाएगा। क्योंकि हम पता है हमको कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, 2 फिंगर्स है हमारे। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हुए, स्टिकी एंड प्रोवाइड किया गया। एक हमारा है रेजिस्टेंस डीएनए का, ठीक है, रेजिस्टेंस डीएनए काटा गया, उसी तरह सेम टू सेम प्लाज्मिड को ही काटा गया होगा। ठीक है, तो ये एक प्लाज्मिड, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है और ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कट किए थे डीएनए को यहाँ से निकाले थे। अब इन दोनों को आपस में
जोड़ना है, क्योंकि प्लाज्मिन के साथ क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस डीएनए को अटैच करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसे बोलते हैं लाइगेज एंजाइम बोला जाता है। कौन सा एंजाइम बोलते हैं हम लोग, लाइगेज एंजाइम से उसको क्या करते हैं हम लोग, अटैच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं हमारा लाइगेज, या फिर बोलते हैं हम लोग ज्वाइनिंग एंजाइम, या फिर बोलते हैं हम लोग सीलिंग एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, लाइगेज एंजाइम या फिर ज्वाइनिंग एंजाइम या फिर सीलिंग एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है, इसकी बात करें तो इसको बोल सकते हैं हम लोग आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर गम या फिर ग्लू बोला जाता है। दो चीज़ें बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर गम या फिर ग्लू, दोनों का काम वही है, दो स्टिकी एंड को आपस में ज्वाइन कराने का काम करता है। क्या करता है, दो स्टिकी एंड को आपस में ज्वाइन कराने का काम करता है लाइगेज। ठीक है, यानी हम लोगों को यदि बताए थे ना, यदि फॉरेन डीएनए को ई कोआर से कट किए हैं तो वेक्टर को भी ई कोआर से ही कट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग फॉरेन डीएनए को ई कोआर से कट किए और प्लाज्मिड है या फिर जो भी वेक्टर से यूज किया जा रहा है उसको हिंड 2 से कट कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो एंजाइम से हम कट करेंगे वो स्टिकी प्रोवाइड करेगा, तो उसी तरह यहाँ पे सेम स्टैंड प्रोवाइड करेगा। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कट किया था, याद आ रहा होगा GCT ठीक है, एक स्टैंड ए था हमारा जो रेजिस्टेंस एंजाइम से कट किया गया था, प्लस यहाँ पे था AATTG के साथ सी था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ये कट किया गया, ये कौन सा हमारा रेजिस्टेंस डीएनए था जो हमको हम लोग डीएनए से कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट किया और स्टिकी एंड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे बात करें कि यदि वेक्टर्स है, ठीक है, तो वेक्टर यानी मेनली कौन सा यूज करते हैं हम लोग, प्लाज्मिड यूज किया जाता है वेक्टर में। कौन सा यूज करते हैं हम लोग, प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात करें डीएनए आल्सो कट बाई सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, यानी इको आर से यदि इसको कट किए, इको R1 से इसको कट किए, तो इसको भी हम लोग किससे कट करना पड़ेगा, इको R1 से ही कट करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट इको R1 से यदि दूसरे से कट करेंगे तो स्टिकी एंड हमको नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो बेस पेयर हमारा सेम नहीं मिलेगा, तो हम ज्वाइन नहीं करा सकते। जैसे यहाँ पे बात करें, देखो बेटा यहाँ पे भी मिला हमारा सेम से कट करेंगे तो हमारा ये जानते हैं इको आर इसी सीक्वेंस को ढूंढता है जो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस हम लोग लिखे थे ऊपर, उसी सीक्वेंस देखो यहाँ पे भी इस तरह के दो कट कर दिया उसने। ठीक है, देखो कट कर दिया ना हमारा, सी है ना यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे भी सी था हमारा। ठीक है, देखो कट कर दिया। ठीक है, ये दोनों कट हो गए। अब दोनों स्टिकी एंड हैं, अब ये वाला स्टिकी एंड हमारा इससे जुड़ जाएगा और ये वाला स्टिकी एंड इससे जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। किसके थ्रू, लाइगेज एंजाइम के थ्रू जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा GCT और यहाँ पे हमारा दूसरे एंजाइम है कौन सा, AATTC एंड G। ठीक है, देखो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, एक प्लाज्मिड के साथ हम लोगों ने डीएनए को अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। और ये नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि डीएनए को जोड़ना है आपस में तो कौन से एंजाइम का यूज किया जाएगा। तो कौन सा हमारा डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं आपस में दो डीएनए को जोड़ने के लिए। सेम हमारा इधर भी होगा उसी तरह, हमारा जानते हो। तो ये हो गया हमारा लाइगेज एंजाइम का काम हो गया। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम ने क्या किया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाया और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाने का काम करता। वहाँ पे क्या था कि जब स्टिकी एंड प्रोवाइड हुआ था तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हुए थे, और जब ये जुड़ेंगे डीएनए लाइगेज तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फास्फोडाइस्टर का रीफॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये हमारा लाइगेशन होता है तो इसमें क्या होता है, यूज ATP फॉर लाइगेशन। ठीक है, यानी ATP प्रोसेस यानी एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा होता है हमारा, एक्टिव प्रोसेस होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक बात करेंगे हम लोग, नोट करके लिख लेते हैं बेटा, नोट करके लिखा जाए तो क्या लिखना है हमको कि जो मोस्ट कॉमन लाइगेज है, ठीक है। यहाँ तो वैसे नॉर्मली लाइगेज हमारा मोस्ट कॉमन लाइगेज यूज्ड इन RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात करें, मोस्ट कॉमन लाइगेज यूज इन RDT की बात करें तो कौन सा होता है हमारा T4 DNA लाइगेज होता है। कौन सा होता है हमारा T4 DNA लाइगेज होता है, ठीक है। चलो ये हमारा लाइगेज एंजाइम की बात कर लिया गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ और एंजाइम है, जैसे बात करें हमारा उसे बोलते हैं हम लोग सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ठीक है। कौन सा होगा हमारा सिंथेसाइजिंग एंजाइम की बात किया जाएगा, ठीक है। कि सिंथेसाइजिंग एंजाइम यानी सिंथेसिस करे यानी कॉपीज, हमारा एक बन गया, हमारा एक हमारा डीएनए हम क्या किए प्लाज्मिड के साथ है वेक्टर के साथ रेजिस्टेंट डीएनए को जोड़ दिया गया। अब जोड़ने के बाद उसकी कॉपीज बनाना शुरू करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कॉपीज बनाए जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम कॉपीज ऑफ DNA ऑन एग्जिस्टिंग DNA टेम्पलेट, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम कॉपीज ऑफ DNA ऑन एग्जिस्टिंग DNA टेम्पलेट की बात करें यानी सिंथेसाइजिंग एंजाइम, यानी अब सिंथेसाइज एक डीएनए मिल गया हमको पूरा कि हम लोग रेजिस्टेंस डीएनए उसके साथ है जोड़ लिए प्लाज्मिड के साथ। अब हमारे कॉपीज बनने शुरू करने हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह हम लोग कॉपीज बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा बेटा कौन सा होगा हमारा, यदि 1 से 2 डीएनए बनाने तो हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए रिप्लिकेशन और आरएनए रिप्लिकेशन भी पढ़ा था। तो यहाँ पे लगेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। और हमारा कौन सा लगेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ एंजाइम की बात करें, फिफ्थ एंजाइम कौन सा लगता है हमारा, फिफ्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे लगेगा एक और एंजाइम का यूज करते हैं हम लोग जिसकी बात करेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, ठीक है। देखना ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो ये डीएनए था, हम लोगों ने डीएनए को कट कर लिया, ठीक है। किसको कट कर लिया हम लोग ने डीएनए, ये क्या होगा देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया डीएनए को कट कर लिया था, ठीक है। ये डीएनए को हम लोगों ने कट किया हुआ है किसको जोड़ने के लिए, यानी प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक तरह से डीएनए है तो इसको कट किए हैं, कट करेंगे और इस पर क्या करना है हमको रेजिस्टेंस डीएनए जोड़ना है, ठीक है। रेजिस्टेंस डीएनए जोड़ना है, ठीक है। अब इनका क्या है जैसे जोड़ना है तो अभी समय लग रहा है जोड़ने में, तो क्या करेंगे ये आपस में क्वाइल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जैसे कट किए थे आपस में क्वाइल्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर होता है फॉस्फेट, इधर OH ग्रुप, इधर फॉस्फेट, इधर OH ग्रुप, ठीक है। अब ये फॉस्फेट OH ग्रुप आपस में क्या करते हैं बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा माउथ ओपन हुआ, ठीक है। अब जैसे ही कट किए डीएनए को देखना कट किया गया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे यदि कुछ नहीं जुड़ा तो आपस में फिर जुड़ जाएंगे तुरंत, फिर हमको कट करना पड़ेगा फिर जुड़ जाएंगे। तो इनको यदि कट कर दिए तो ये कुछ देर तक यानी कुछ टाइम तक आपस में जुड़ ना पाए, ऐसा कर किया जाए कि आपस में जुड़ ना पाए, तभी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे किसी भी डीएनए को लाके अटैच कर सकते हैं, किसी भी डीएनए को लाके अटैच कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज करते हैं, जो क्या करता है फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको क्या कर देगा रिमूव आउट कर देगा। यदि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा तो ये आपस में फिर बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, यानी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। यदि जुड़ नहीं पाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, यहाँ पे आराम से हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये जुड़ेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे आसानी से हम लोग प्लाज्मिड को यहाँ पे लाके अटैच किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करेगा हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव्स फॉस्फेट फ्रॉम 5
प्राइम, ठीक है। 5 एंड पे जो था हमारा, वहाँ से क्या करेंगे, फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे। यदि रिमूव कर देंगे तो क्या करेगा हमारा, प्रिवेंट सेल्फ लिगेशन या फिर रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। प्रिवेंट सेल्फ लिगेशन या फिर रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हमारा रुक जाएगा, ठीक है। वहाँ पे रुक जाएगा हमारा, फिर वहाँ पे आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेट का यूज करते हैं तब की बात किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंजाइम के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया कि कौन कौन से एंजाइम यूज करते हैं हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, यानी टूल्स में कौन कौन से हमारा ये बात करते हैं टूल्स में, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में पढ़ लिए। अब उसके बाद है हमारा क्लोनिंग वेक्टर, यानी यहाँ पे हमारा क्या कर दिया हम लोगों ने, क्या किया, प्लाज्मिड को जोड़ के रख दिया। अब उसके कॉपीज बनाना शुरू करना है हमको, ठीक है। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, तभी तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा क्या लार्ज स्केल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया, लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा सेकंड लिख लेते हैं, कौन सा आता है हमारा, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। कौन सा आता है हमारा, क्लोनिंग वेक्टर्स आते हैं, ठीक है। कौन सा आते हैं हमारे, क्लोनिंग वेक्टर आता है, ठीक है। चलो क्लोनिंग वेक्टर यानी क्लोन कराना है, क्लोन मतलब एक से ज़्यादा नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कैरियर या व्हीकल का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मिड, जैसे मान लो कि अभी मिटा दिया जाएगा, ये प्लाज्मिड था, इसके ऊपर क्या किया हम लोगों ने, डीएनए को अटैच कर दिया। किसको अटैच कर दिया, डीएनए को अटैच कर दिया। अब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे, होस्ट सेल में। होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तभी तो क्या करेगा, वो कॉपीज बनाएगा अपना। यदि हम लोग होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस ही नहीं करें, ऐसे बाहर रख दिए कि हाँ अब ये बन जाएगा, हमारा काम हो गया है, ठीक है। यानी हम क्या किए कि जैसे नॉर्मली बात करें कि सब्जी वब्जी जो होती है, हमारे वेजिटेबल्स जो हैं उसको कट कर दिए, कट करने पे ठीक है, हम उसको गैस पे स्टोव पे चढ़ा दिए, ठीक है। अब उसको गैस को ऑन नहीं किया, उस खड़े को देख रहे हैं कि ये बन जाएगा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा आरडीएनए का है कि हम लोग रेजिस्टेंस डीएनए पहले ढूंढे, रेजिस्टेंस डीएनए यानी जो हमारे पास यूजफुल डीएनए है उसको ढूंढे, उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच कराए। कैसे अटैच कराए देख लिए हम लोगों ने, ठीक है। एंजाइम का यूज किया गया पूरा प्रोसेस में। अटैच कराने के बाद उसको क्या करना है, अब वो अटैच करने के बाद उसको हमको आगे बढ़ाने हैं, नंबर उसके बढ़ाने हैं हमको। नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ऐसा होस्ट सेल ढूंढना पड़ेगा जो ठीक है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करे, डिवीजन करे, और डिवीजन के साथ साथ, ऐसा नहीं डिवीजन करके अपने पास रख लिए, नहीं, डिवीजन के साथ साथ वो ट्रांसफ़र भी करते रहे अपने ऑफ स्प्रिंग में, यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते रहेगा, तो लार्ज स्केल पे हमको मिल जाएगा, फिर वहाँ से हम उस चीज़ को ऑब्टेन कर लिया जाएगा। तो क्लोनिंग वेक्टर का मीन्स क्या बोला जा रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्या हमको यूज करना पड़ेगा, कैरियर या फिर बोलते हैं हम लोग व्हीकल्स का यूज करेंगे, विच डिलीवर फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। कैरियर व्हीकल का यूज कर लें, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं आल्सो नोन एज जीन टैक्सी बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज जीन टैक्सी, यानी जो कैरियर या व्हीकल यानी वेक्टर्स जो है हमारा क्लोनिंग वेक्टर, उसको जीन टैक्सी बोलते हैं। यानी अब वेक्टर ऐसा होगा जिसके साथ हम लोग अटैच करके होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमको एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ऐसा रेजिस्टेंस डीएनए होना, ऐसा प्लाज्मिड होना चाहिए जो क्या करे, फॉरेन डीएनए को अटैच कर सके, ठीक है, क्या कर सके, अटैच कर सके। और हम लोग दूसरा करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहचानने का काम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब ये क्या वर्ड होता है अभी आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बट पहले यहाँ पे दोनों सेंटेंस को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए हमारा, एबल टू लिंक विथ फॉरेन या फिर एलियन डीएनए। सेकेंड हमारा सेलेक्ट
रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब देखो पहला तो लिंक हो जाना चाहिए फॉरेन डीएनए हमारा, ठीक है, जीन वेक्टर पे, क्लोनिंग वेक्टर पे। दूसरा वो अब जैसे लिंक हुआ, ठीक है, अब देखो दो, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेशन यानी हम बताए थे, रिकॉम्बिनेशन मतलब हाइब्रिड चीज़ें, यानी हमको नया चीज़ें मिल गई। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा हैंड है, ठीक है, इस हैंड पे हम यदि इसको लाके अटैच कर दिया जाए, ठीक है, इसको क्या कर दें, अटैच कर दें। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया एक तरह से रिकॉम्बिनेंट। अब देखो ये हमारा हैंड था, ठीक है, नॉर्मली, और ये हमारा, ठीक है, अब इस पर किसी चीज़ का अटैचमेंट है, कोई नया चीज़ आके जुड़ गई है, यानी हमारा अब हैंड रिकॉम्बिनेंट की तरह दिखाई दे रहा है, और ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये भी हमारा सेलेक्ट कर सके कि जो प्लाज्मिड है वो अटैच हुआ है कि नहीं अटैच हुआ है, जो डीएनए था, तभी तो हम बोलेंगे इसे RDT। तो हमको पहचानने आना चाहिए रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल वेक्टर शुड हैव, क्या क्या वेक्टर जो यूज किया जा रहा है उसमें क्या क्या होना चाहिए, आइडियल वेक्टर क्या क्या होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, एन आइडियल वेक्टर शुड हैव। ठीक है, एन आइडियल वेक्टर शुड हैव। ठीक है, क्या पहला हमारा, ठीक है, क्या होना चाहिए, ओराई साइट। ओराई साइट समझते हो, ओराई मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी जब अटैच किए हैं वेक्टर पे, तो या वेक्टर हमारा कॉपीज, ऐसा वेक्टर जो क्या करे, हम बताए थे कि जो प्लाज्मिड होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, ऑटोनोमसली सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए होता है जो खुद रिप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो जो ओराई साइट होना चाहिए, यदि हम लोग वेक्टर पे अटैच किए हैं तो वेक्टर के पास प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो खुद क्या करे, रिप्लिकेशन कर सके, यानी उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा तभी तो हमारा जो डीएनए अटैच किए 1 से 2 बनेगा, हमारा रिप्लिकेशन ही नहीं होगा तो नंबर उसके इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट नॉर्मली आपको समझा दिए, इसमें लिख सकते हैं हमारा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वहाँ होना चाहिए जो क्या करे, रिप्लिकेशन स्टार्ट। यदि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही नहीं है उसके पास तो क्या न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, नहीं तो क्या रिप्लिकेशन डीएनए से, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा, नहीं बनेगा। न्यूक्लियोटाइड जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं बनेगा हमारा। तो पहला हमारा होना चाहिए वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और डीएनए का, जिससे रिप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम जो प्लाज्मिड ढूंढे पहले ओराई साइट ढूंढ लेंगे और उसी के जगह पे ले आके उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इट फॉरेन डीएनए इज लिंक टू ओराई साइट। ठीक है, ओराई साइट पे लिंक कर देंगे क्योंकि इट विल ऑल्सो रिप्लिकेट इन होस्ट सेल। ठीक है, क्योंकि वो होस्ट सेल में भी रिप्लिकेशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि ओराई साइट आप लोगों को बताया गया था, डीएनए आप लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक्स में। ठीक है, कि जेनेटिक्स में जब हम डीएनए रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ओराई साइट की बात किए थे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में ओराई साइट कितने होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो 1 होता है हमारा प्रोकैरियोट्स में एंड मोर देन 1 इन यूकैरियोट। ठीक है, 1 होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में और मोर देन होते हैं हमारा यूकैरियोटिक में होते हैं। ठीक है, अब ये जो ओराई साइट है वहाँ से हमारा रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ओराई साइट ही डिसाइड करता है नंबर ऑफ कॉपीज बनाने के लिए कितने, क्योंकि ओरिजिन जितना ज़्यादा, देखो जैसे मान लो
ये डीएनए है, यहाँ पे हो गया हमारा ओराई साइट हो गया। क्या हो गया हमारा? ओराई साइट हो गया। हमको ये फिक्स पॉइंट पता चल गया कि ओराई साइट है। तो यहाँ से रिप्लिकेशन इधर भी और इधर भी बाई डायरेक्शनल होता है, हमारा रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। तो हम बता सकते हैं कि दोनों से हो रहा है तो दो बनेंगे, ठीक है, एक और हो गया। तो हमको फिक्स पॉइंट पता चल गया। यदि हमको ये फिक्स पॉइंट, जैसे मान लो ये डीएनए है, इसको हमको पता ही नहीं है कि ओराई साइट कहाँ है, तो रिप्लिकेशन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऐसा मान लेते हैं कि जिस आदमी को पता ही नहीं है कि नीट में पढ़ना क्या है, क्या सब्जेक्ट आता है, तो क्या वो नीट क्लियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्या स्टार्ट करना है, कैसे सिलेबस स्टार्ट करना हो, कैसे एंड करना है। तो यदि हमको पता चलेगा कि हाँ ऐसे स्टार्ट करना, इस इतने मंथ है हमारे पास हैं, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ना है, तो हम अच्छे से तैयारी करके हम लोग नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। जिस बंदे को पता ही नहीं है, आप उसके बाद उसको कुछ भी दो तो क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे सेम है कि जो आरएनए हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हमको पहले ओराई साइट पता होना चाहिए कि हाँ ओराई साइट, उसी के पास में जाके जोड़ देंगे हमारा फॉरेन डीएनए को, जिससे उसका रिप्लिकेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओराई साइट क्या करता है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ओराई डिसाइडेड्स कंट्रोल्स कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल ऑफ कॉपी या कॉपीज ऑफ नंबर ऑफ डीएनए कौन कंट्रोल करता है, तो ओराई साइट ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉपी डीएनए फॉर्म्ड होता है यदि हाईली, ठीक है, हाईली कॉपी नंबर वेक्टर प्रिपर, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है हमारा, जिसकी बात करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, जिसको बोला गया है रोप बोला जाता है। वैसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तो सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं रोप। रोप क्या होता है हमारा, लिख लेते हैं, कोड्स फॉर प्रोटीन्स। नॉर्मली बात करेंगे कोड्स पर, जो यानी न्यूक्लियोटाइड है जो कोडेड हो रहा है, तो किसका? प्रोटीन का ही तो कोड होगा वहाँ पे। तो रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमारी प्लाज्मिड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर, ठीक है। कोडेड फॉर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मिड एंड वेक्टर, ठीक है। यानी जब हमारा कॉपीज बन रहा है तो उस समय क्या होगा? प्रोटीन का कोड होना जरूरी है, क्योंकि हमारा टीआरएनए एंटीकोडॉन लेके आएगा, वहाँ पे जोड़ेगा, तो वहाँ पे कोड होना जरूरी है। तो हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। किसको? प्लाज्मिड को और वेक्टर को, रिप्लिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें थर्ड, ठीक है। पहला क्लोनिंग वेक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा रोपोसाइट हो गया। थर्ड क्या होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में? हमारा थर्ड होना चाहिए कि जो कटिंग किए गए हैं जो भी चीज़ें कैसी होनी चाहिए? हमारा स्मॉल साइज में होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारा स्मॉल साइज, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, कैसा होना चाहिए? हमारा स्मॉल साइज में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं, तो क्लोनिंग या फिर बात करेंगे हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट। अब ये क्या होता है? हमारा क्लोनिंग है रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। यानी जितना कम रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, ठीक है, यानी वेयर रिस्ट्रिक्शन साइट कट फ्रॉम वेक्टर, क्योंकि हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज करके उससे वेक्टर को कट भी करना होगा, ठीक है। जितना कम होगा हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट, उतनी हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे वेयर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कैन कट द वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर को कट, यानी प्रिफरली कितना होने चाहिए? वेरी फ्यू, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1, ठीक है। क्लोनिंग साइट जो होनी चाहिए हमारी बहुत से कम होनी चाहिए, जिससे हमारा रिस्ट्रिक्शन वेक्टर को कट कर सके आसानी से। बहुत ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बात करेंगे, जिसकी बात करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर्स के यानी हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर, यानी मार्कर, ऐसा मार्कर यूज करेंगे जो सेलेक्ट कर सके। क्या सेलेक्ट कर सके? ठीक है, कि वो हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं, यानी रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कर सके बेटा, ठीक है। किसके? रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने की उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, यानी आइडेंटिफाई कर सके हमारा, ठीक है।
कि ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हेल्प। अब कौन सा मार्कर यूज करेंगे अभी आगे लिखेंगे, आगे हम लोग आगे बात करेंगे। हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन रिकॉम्बिनेंट परमिट सेलेक्टिव ग्रोथ फॉर ओनली रिकॉम्बिनेंट, यानी रिकॉम्बिनेंट की ग्रोथ करा सके। ठीक है, तो ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे, ठीक है, जो क्या कर सके, रिकॉम्बिनेंट को ग्रो करा सके और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हटा सके, यानी एलिमिनेट करे, दूर कर दे। ठीक है, क्योंकि हमको नॉन रिकॉम्बिनेंट की आवश्यकता है। नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी ऐसा रिकॉम्बिनेंट, ऐसा प्लाज्मिड जिसके ऊपर डीएनए रेजिस्टेंस डीएनए था, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डीएनए या फिर डिजायर डीएनए या फिर बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जब अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो उसको वो हमारे लिए वही यूजफुल है, जिसके पास है ही नहीं वो हमारे पास यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, यूजफुल। ठीक है, चलो अब जो है ये सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेलेक्टेबल मार्कर कहाँ से निकाला गया था? हमारा ई कोलाई से निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर है हमारा, सेलेक्टिव मार्कर्स जो कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम ई कोलाई से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? हमारा एस्चेरिचिया कोलाई से ऑब्टेन किया गया था, जिससे उसके पास क्या था? हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, कौन कौन सा हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे? वो सब हमारे सेलेक्टेबल मार्कर, जिसको बोलते हैं एम्पिसिलिन। सेकेंड हमारा था टेट्रासाइक्लिन। फोर्थ हमारा है क्लोरामेफिनिकोल एंड फोर्थ है कैनामाइसिन। ठीक है, ये फोर्थ है हमारा। ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे, जो लिया गया हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स है हमारे। ठीक है, जिससे हम किससे लिया गया था? हमारा ई कोलाई से ऑब्टेन किया गया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की तरह काम करते हैं, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए गए, बट देखा गया कि ये ई कोलाई से लिया गया, दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन काम कर रहे हैं, यानी ये रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने का भी काम कर रहे हैं। बट ये ई कोलाई में है, बट ई कोलाई के अंदर ये प्रेजेंट है, लेकिन ई कोलाई के लिए कुछ भी यूजफुल नहीं है। कितना बढ़िया है ई कोलाई। ठीक है, उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसके लिए कोई यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई ऐसी सब चीज़ें होंगी, सबके पास होता है, जो यदि मान लो आपके यूजफुल नहीं है तो हम क्या किसी और को दे दें तो हमारे लिए सही रहता है। ठीक है, उसी तरह ई कोलाई के पास है रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड कैनामाइसिन है, लेकिन उसके लिए कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करते ये चारों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज नॉर्मली ई कोलाई is not resistance to any these एंटीबायोटिक। ठीक है, हमारे ई कोलाई के लिए कोई रेजिस्टेंस जीन है, चारों काम करते नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलेक्टिव मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सेकेंड हमारे यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग लैक जेड जीन। आप लोगों ने पढ़ा था, लैक ऑपरान पढ़ाए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो लैक ऑपरान जेड जीन आया था वहाँ पे। ये क्या करता है? इट कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। तो ये हमारे हो गए, एक हो गया हमारा ये सेलेक्टेबल मार्कर, दूसरा हो गया लैक जेड जीन। यानी दो तरीके से यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट लिखना है हमको बेटा यहाँ पे,
कि जैसे बात करते हैं बेटा, नोट में लिखते हैं कि पूछा जाएगा आपको मोस्टली जो यूज हो रहा है वेक्टर कौन सा यूज किया जाता है। और भी वेक्टर्स हैं लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है, कि कॉमनली यूज्ड वेक्टर यानी मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इट इज कौन सा हमारा प्लाज्मिड होता है। ठीक, कौन सा होता है हमारा प्लाज्मिड होता है, मोस्ट कॉमनली यूज इन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जो वेक्टर की बात करें, ठीक है, अब जो वेक्टर्स है, ठीक है, वो हमारा साइज पे डिपेंड होता है। ठीक है, किस पे, हमारा जो इंसर्शन साइज है उस पे डिपेंड होता है। ठीक है, यानी यदि वेक्टर ये हमारा इंसर्शन साइज मान लो, ठीक है, ये हमारा जैसे यहाँ पे देख लो ये इंसर्शन साइज है और ये हमारा वेक्टर है, तो जितना साइड है उतने ही साइड को हम लोग यहाँ से कट किया जाएगा, तभी ये हमारा इंसर्ट होगा। अब साइज छोटा काट दें तो भी इंसर्शन नहीं होगा, सो साइज बड़ा काट दें इंसर्शन, तभी हम लोग ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा वेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वेक्टर टू बी यूज्ड डिपेंड अपॉन साइज ऑफ इंसर्ट। ठीक है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ इंसर्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग एक प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था कैसा होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंजाइम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, इंट्रॉन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, नो हिस्टोन प्रोटीन, नो इंट्रॉन्स। ठीक है, ये सब किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड के कुछ आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे ओरली बता दिए, जिससे आप लोग नोट कर सकते हो क्या क्या, कुछ तो नोट कराए गए हैं इस चैप्टर में। सेल्फ रिप्लिकेटिंग होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और प्लाज्मिड बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड बोला जाता है। कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होता, यानी हमारा कोई भी नॉन कोडिंग पार्ट नहीं होता, सिर्फ कोडिंग होता है, एक्सॉन होता है ओनली। हिस्टोन प्रोटीन हमारा एब्सेंट होता है प्लाज्मिड में, यानी प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, चलो अब कुछ वेक्टर्स के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा पढ़ना है। जैसे दिया गया है PBr322 वेक्टर्स। ठीक है, ये वेक्टर प्लाज्मिड हमारा वेक्टर तो जान ही रहे हो, प्लाज्मिड वेक्टर है हमारा जो मिलता है बैक्टीरिया से। PBr322 की बात करें तो ये हमारा है फर्स्ट, बात करेंगे फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर। ठीक है, कौन सा हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर होता है हमारा PBr322, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर बोला जाता है, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल यानी लैब में डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, अब इसको दूर दूर क्यों लिखें सर, आप तो इतना गैप करके लिख दिए इसमें PBR। ठीक है, इसके हम लोग नेम्स की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे कि PBr320 है क्या एक्चुअली में। ठीक है, किससे नाम लिया गया PBr322। ठीक है, ऐसे नाम हमारे, ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ P से बात करें तो P हो गया हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड। P हो गया हमारा, P डिनोट कर रहा है हमारा प्लाज्मिड को, B डिनोट कर रहा है हमारा जिसने डिस्कवरी किया था बोलिवर, और R भी हो गए बोलिवर एंड रोड्रीगस। ठीक है, रोड्रीगस हमारे, रुक जाओ एक मिनट सॉरी, रोड्रीगस। ठीक है, बोलिवर और रोड्रीगस ने किया था, और ये हमारा हो गया, आप लोग जानते हो कैसा हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर, या फिर टेस्ट ट्यूब नंबर बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड, बोलिवर एंड रोड्रीगस ने डिस्कवरी किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर के बारे में, जिसको नाम दिया गया PBr322 बोला गया। क्या बोलते हैं हम लोग, PBr322 बोला जाता है। ठीक है, चलो
अब ये जब PBR 320 का यूज करना ही हम लोगों को यूज करना ही करना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बारे में कि इसमें PBR लिया गया, हम जानते हैं कि एक वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं, तो उसमें ओराई साइट होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, रोप साइट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए। हम लोगों ने अभी कंडीशन देखा था, हमारा जस्ट आगे ही कंडीशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो PBR 322 की यदि बात करते हैं बेटा, तो इसमें बात करते हैं कि ओराई साइट कितने होते हैं, तो ओराई साइट हमेशा 1, ठीक है, एंड हाई कॉपी नंबर बनाता है, ठीक है। ओराई साइट 1 हो गया, रोप एक ही होगा। क्लोनिंग साइट की बात करें यानी जहाँ पे क्लोनिंग हो सकती है, क्लोनिंग साइट कितनी होती है PBR में 8 क्लोनिंग साइट होती है, कितनी होती है हमारी 8 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा बात करें इसमें कितने सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, कितने सेलेक्टेबल मार्कर का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 सेलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे। कौन कौन सा, एक बात करेंगे एम्पीसिलिन, दूसरा कौन सा हमारा टेट्रासाइक्लिन यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सा हमारा एम्पीसिलिन व दूसरा टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर, चारों नहीं यूज करते हैं, सिर्फ हमारे PBR 322 ऐसा वेक्टर है जिसमें एम्पीसिलिन व टेट्रासाइक्लिन ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PBR के बारे में, जो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं PBR के बारे में। यहाँ से PBR वेक्टर किस, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर कौन सा है, किसने डिस्कवरी किया, या PBR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें ओराई साइट कितने हैं, क्लोनिंग साइट कितना होता है, और सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन सा यूज किया जाता है PBR 322 में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लाज्मिड के बारे में नोट पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है हमारा, कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, इससे हटा देते हैं इस पेन से, ठीक है, हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, कौन सा हमारा प्लाज्मिड की बात करें बेटा, कि प्लाज्मिड जो होता है 1 to 700 अप्रॉक्सीमेटली इन नंबर इन ईच, देखो आज तक जानते ही सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। ईच बैक्टीरिया में प्लाज्मिड के नंबर 1 से 700 अप्रॉक्सीमेटली एक बैक्टीरिया में पाए जा सकते हैं हमारे प्लाज्मिड, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जो PBR 322 बोल रहे हैं बार बार, तो इसका स्ट्रक्चर NCERT में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं PBR का स्ट्रक्चर के बारे में बेटा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ PBR, स्ट्रक्चर ऑफ PBR 322। देखो तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं बेटा, एक और सर्कल बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर ले, चलो ठीक है। दूसरा, अरे हो गया ये, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा मूव, चलो ठीक है। चलो ठीक है, अरे कट हो गया, रुक जाओ बेटा, चलो ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये हमारा देखो, एक हमारा इको आर को बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
अब इसमें हम जानते हैं कि ओराई साइड कितने हमारा, यहाँ पे एक ओराई साइड बना लेते। देखो ग्रीन कलर से हम क्या कर रहे हैं, ओराई साइड को रिप्रेजेंट। ए PBR 322 का हमारा है, ए हो गया हमारा ओराई साइड। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको बेटा, जूम हो जाए तो देखो जूम आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ओराई साइड को जूम कर दिया गया। ठीक है, चलो ये हो गया ओराई साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक रोप साइड की, तो एक यहाँ पे रोप साइड बना लिया गया। ये देखो ये हो गया हमारा रोप साइड। कौन सा हो गया हमारा, ROP बना लिया गया। ये हो गया हमारा रोप साइड हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 8 सेलेक्टेबल 8 हमारा कौन सा हमारा 8 की बात करें तो 8 क्लोनिंग साइट है और 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स है। ठीक है, तो हम लोग क्लोनिंग साइट की बात करेंगे अलग अलग पेन से। ठीक है, एक यहाँ पे बात कर लिए हमारा, देखो ये बना लिया गया 1, सबको अलग अलग पेन से बनाएंगे हम लोग। 2 सभी नाम लिख रहे हैं। ठीक है, 8 की बात करना है ना हमको, 3 ये हो गया हमारा 4, इधर हो गया 5, 6, 7 और एक बात करते हैं यहाँ पे, यहीं पे प्रेजेंट होता है इसी के पास में, इसको बोलते हैं 8। ठीक है, अब देखो 8 वाला है जिसको बोलते हैं PBU सेकंड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, PBU सेकंड बोला जाता है। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, इधर बनाया गया है अलग अलग, उसी से पेन से लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा साल 1, तो 1 हमारा क्लोनिंग साइट, दूसरा हमारा साल 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है साल 1 के पास क्या है हमारा, बाम H1। ठीक है, कौन सा आ गया, बाम H1। उसके ऊपर बात करेंगे तो कौन सा आ गया, हिंड थर्ड। कौन सा आ गया हमारा, हिंड थर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंड थर्ड के बाद, यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा है इको R1। कौन सा हो गया हमारा, इको R1 हो गया। आगे बात करते हैं हमारा, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा हो गया हमारा, PBU1। और यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा हो गया हमारा, PST1। ठीक है, अब देखो ये आपको 8 क्लोनिंग साइट दिख रहे होंगे। कितने हैं क्लोनिंग साइट, हमारे 8 क्लोनिंग साइट दिख रहे हैं कि PST, PBU, इको R, कॉल 1, हिंड, बाम, साल एंड PBU सेकंड, एक क्लोनिंग साइट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रेजेंट है 2 सेलेक्टेबल मार्कर भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कितने हमारे 2 सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे होते हैं। एम्पिसिलिन व टेट्रासाइक्लिन की बात किया जाए, किसकी बात करते हैं हम लोग, एम्पिसिलिन व टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो जहाँ पे PBU और PST है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एम्पिसिलिन। कौन सा प्रेजेंट होता है हमारा, एम्पिसिलिन प्रेजेंट होता है। और जहाँ पे बाम और साल हैं, ठीक है, कौन से हमारे, बाम एंड साल 1 है हमारे, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है हमारा टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो 2 हो गए हमारे, और स्ट्रक्चर हो गया हमारा PBR 322 का प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पिसिलिन के पास कौन सा है, तो फर्स्ट वाला है PST एंड PBU। ठीक है, PBU सेकेंड रोप के पास में, तो PST PBU यानी PP किसके पास प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन के पास। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन के पास है सलमान भाई। ठीक है, सलमान भाई, ठीक है, तो उसमें कहाँ पे प्रेजेंट हमारा, टेट्रासाइक्लिन के पास में है। ठीक है, यानी इसे याद रखना, टेट्रासाइक्लिन 4, यानी सलमान 3 भाई, उनकी एक सिस्टर, टोटल कितने हैं, 4। ठीक है, तो 4 के पास कौन सा है, सलमान भाई हैं हमारा। ठीक है, उससे याद रखना, टेट्रासाइक्लिन के पास है साल एंड बाम। ठीक है, और P एंड P है हमारा प्रेजेंट है एम्पिसिलिन के पास में। ठीक है, और इको R, काल, हिंड और PBU सेकंड के पास कोई भी हमारा सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हो गए। अब इसके नाम से आपको बाद में बताएंगे कि साल 1 का पूरा नाम क्या होता है, बाम का, हिंड का तो जान ही गए, इको R का जान गए। ठीक, और उतना ज़रूरत नहीं है आपको जानने की।
तो यहाँ पे हो गया PBR322 का आपका एक स्ट्रक्चर जो NCERT में बना के दिया भी गया है आपको, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा PBR322 के बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया, स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया पता चल गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आप लोग थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में जानते होंगे। प्लाज्मिड हमारे 4 टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, आप लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। एक होता है हमारा R प्लाज्मिड, दूसरा होता है कोल प्लाज्मिड, थर्ड होता है F प्लाज्मिड एंड फोर्थ होता है TI प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। इतने हमारे 4 प्लाज्मिड यूज किया जाता है। फर्स्ट की बात करें तो कौन सा हमारा बात करें RI प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारा बैक्टीरिया को, ठीक है, किसके, ठीक है। और दूसरा हमारा है कोल प्लाज्मिड, किसकी बात करेंगे, हमारा कोल प्लाज्मिड की बात किया जाएगा, जो क्या करता है, कोल्चिसिन प्रोवाइड करता है। क्या करता है हमारा, कोल्चिसिन के रेजिस्टेंस अगेन कोल्चिसिन। एफ प्लाज्मिड क्या है हमारा, एफ प्लाज्मिड की बात करते हैं, जो फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड है उसे बोलते हैं हम लोग एफ प्लाज्मिड बोला जाता है। और टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोला जाता है, जो ट्यूमर इंड्यूस कराता है टोबैको प्लांट में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। जिसको किसमें होता है हमारा, ये पूछा गया किस प्लांट में, आपको टेस्ट भी हुआ था उसमें पूछा गया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होता है। आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था बायोटेक्नोलॉजी उसमें बहुत बार पूछा गया था कि टीआई प्लाज्मिड यानी प्लांट में वेक्टर के लिए यूज कौन करते हैं, तो टीआई प्लाज्मिड का यूज करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जो ट्यूमर काज करता है हमारा प्लांट में, टोबैको प्लांट में, ठीक है। जो सॉयल बैक्टीरिया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया के नाम से हमारे, प्लाज्मिड के नाम से हमारे वेक्टर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम इंसर्शन साइज हमारे बात करेंगे। तो कुछ नाम से कैसे कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, कितना इंसर्शन साइज यानी प्लाज्मिड को कितने न्यूक्लियोटाइड को कट कर दें और उसको वहाँ पे जोड़ देंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड का कितना सीक्वेंस हम लोग कट किया जाए, कितना इंसर्ट कर सकते हैं, यानी 2 का गैप होगा, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। जितनी गैप होगी उतनी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कितने को कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मली हम लोग लिख लेते हैं हमारा, ठीक है, यहाँ पे कि 1 kb किलो बेस पेयर यानी 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस, ठीक है। 1 किलो बेस पेयर इक्वल टू 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सीरियल नंबर, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, वेक्टर्स, ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म, वेक्टर ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम इंसर्ट साइज एंड दूसरा अदर फंक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इंसर्शन साइज, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको, मैक्सिमम इंसर्ट साइज, ठीक है। चलो, अब यहीं से बात करेंगे तो सीरियल नंबर 1 की बात किया जाए, किसकी बात करेंगे हम लोग, सीरियल नंबर 1 की बात करेंगे कि वेक्टर ऑर्गेनिज्म एंड मैक्सिमम इंसर्शन साइज की बात कराए। तो यहाँ पे जो वेक्टर यूज करेंगे, पहला वेक्टर कौन सा, हमारा प्लाज्मिड, ठीक है। कॉमनली यूज किया गया है कौन सा, प्लाज्मिड ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड किससे लिया गया हमारा, पता है आपको, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम इंसर्शन साइज कहाँ तक होती है, अप टू 15 किलो बेस पेयर, ठीक है, यानी इतने अप टू इतने 15 किलो बेस पेयर तक कट कर सकते हैं हम लोग प्लाज्मिड को, और इसको वहाँ पे प्लाज्मिड को कट कर सकते हैं। ये क्या कर सकता है, रेजिस्टेंट डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को अपने अंदर ले सकता है यदि इतने को कट किया जाए, मैक्सिमम इंसर्शन साइज है, ठीक है। सेकेंड की बात करें बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो आता हमारा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, कौन सा था हमारा, बैक्टीरियोफेज की बात किया जाता है, किसकी बात करते हैं हम लोग, बैक्टीरियोफेज की बात किया जाता है, जिसमें से हमारा फर्स्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेम्डा फेज बोला जाता है, किसको बोलते हैं हम लोग, लेम्डा फेज बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेम्डा फेज बोला जाता है, ठीक है। लेम्डा फेज ऑर्गेनिज्म किससे लिया गया हमारा, लेम्डा
फेज से लिया गया हमारा, किससे लिया गया हमारा लेमडा फेज। ये इंसर्शन साइज क्या होता है, अप टू 23 किलो बेस पेयर। सेकंड की बात करें M30 फेज, ये दोनों बैक्टीरियो फेज के एक हमारे पार्ट हैं। M30 फेज ये लिया गया हमारा किससे, सिंगल स्टैंडर्ड DNA M30 फेज से लिया गया, और ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। यानी कैसा होता है हमारा, स्मॉलर साइज होता है हमारा, यानी किलो बेस पेयर बहुत कम होगा इंसर्शन साइज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे थर्ड की, जिसको बोलते हैं हम लोग फाजमीट बोला गया। ये भी एक तरह का वेक्टर ही है, फाजमीट। सबसे मोस्टली कॉमनली कौन सा था हमारा, प्लाज्मीट, ठीक है। उसके बाद सब हमारे बनाए गए। फाजमीट क्या होता है, मिला हमारा लेमडा फेज ओराइसाइट, लेमडा फेज ओराइसाइट प्लस प्लाज्मीड को मिलके बनाया गया कौन सा, फाजमीट बनाया गया प्लाज्मीड। ये हमारा इंसर्शन साइज कैसा होता है, 25 to 30 किलो बेस पेयर का इंसर्शन साइज करता है, ठीक है। अब फाजमीट के बाद 4 आता है, जिसको बोलते हैं कॉस्मिड, ठीक है, कॉस्मिड, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा, कॉस्मिड। ये भी आर्टिफिशियल बनाया गया है। ये हो गया कोस साइट ऑफ किसका, लेमडा फेज का लिया गया, प्लस उसके साथ किसको ऐड किया गया, प्लाज्मीड को ऐड किया गया। इसका इंसर्शन साइज क्या होता है, अप टू, ठीक है, 45 किलो बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 4 हो गया। अब आते हैं 5th की बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है BAC, जिसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कहाँ से लिया गया हमारा, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया, ठीक है। और ये बनाया गया 200 to 300 किलो बेस पेयर, ठीक है। आर्टिफिशियल बैक्टीरिया के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से बनाया गया प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं BAC, ठीक है। इसी से मिलता जुलता हमारा है देखो YAC, ठीक है। इसको बोलते हैं देखो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, किससे लिया गया हमारा, ईस्ट से लिया गया, और कहाँ जाता है हमारा, अप टू 1000 किलो बेस पेयर। कितना हमारा, अप टू 1000 किलो बेस पेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता हमारा 7th में, जिसको बोलते हैं HAC, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। किससे निकाला गया हमारा, ह्यूमन से ही निकाला गया। ये हमारा इंसर्शन साइज होता है मोर देन 1000 किलो बेस पेयर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्लाज्मिड्स के बारे में, मेनली कौन सा यूज होता है हमारा, प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे हमारे आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिख लेते हैं 8 पॉइंट, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोसोन वेक्टर। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, और ये आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, 2nd चैप्टर में दिया गया है, जहाँ पे क्राई 1 AB AC इस तरह करके दिया, उसके जस्ट नीचे लिखा गया है। ट्रांसपोसोन वेक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल या फिर जंपिंग वेक्टर कहा जाता है। यानी ये एक जगह दूसरे जगह हमारा दो काम कर सकता है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव फ्रॉम वन टू अदर लोकस, एक लोकस से दूसरे, यानी एक जगह ज्वाइन किए तो वहाँ से दूसरे जगह जा सकता है, दूसरे से तीसरे जगह जा सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोन वेक्टर, जिसकी डिस्कवरी यहाँ पे लिखवा देते हैं। NCERT में नहीं दिया गया, बट डिस्कवरी लिखवा देते, किसने किया था,
क्लिंटॉक ने किया था। किसने किया था? क्लिंटॉक ने 1951 में कहाँ पे किया था? इन मेज प्लांट पे किया था। कहाँ पे किया था? मेज प्लांट में ऑब्टेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा 9th की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सटल वेक्टर। ठीक है, इसको पूछा था सटल वेक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये ऐसा वेक्टर है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा वेक्टर है। ठीक है, कुछ ऐसे वेक्टर हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे को हम लोग यूकैरियोटिक में यूज किया जा सकता है ओनली। बट सटल वेक्टर ऐसा है जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैन एग्जिस्ट इन बोथ प्रो एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, दोनों जगह यूज कर सकते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोटिक में, जहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। और इसमें लिखते हैं हम लोग, इसके पास होता है हमारा वेक्टर हैव टू टाइप ऑफ ओराई एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, क्या होता है हमारा? 2 टाइप का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे हैं जिनके बारे में बात करते हैं, लिखते चलते हैं। हमारा 10th की बात करेंगे तो लिखा होगा एसबियन 14, ये आपको बताए थे। ठीक है, एसबियन 14 में पॉल बर्ग ने डिस्कवरी किया था। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र किया था बैक्टीरिया में, जिसपे आरडीएनए के बारे में डिस्कवरी की गई। जिस तरह से पॉल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग सिमीनियन वायरस बोला जाता है। ठीक है, सिमीनियन वायरस, इसका यूज करते हैं यूज्ड वेक्टर फॉर किसके लिए? रोडियंट्स एंड माइस। ठीक है, मैमेलियन में नहीं करते हैं। ठीक है, मैमेलियन सेल में भी करते हैं। तो रोडियंट एंड माइस में यदि हमको वेक्टर यूज करना है तो एसबियन 14 का यूज किया जाएगा। ठीक है, 11 में देखो क्या लिखा हमारा रेट्रोवायरस या फिर बोलते हैं एडिनो वायरस। ठीक है, किसका यूज करते हैं? हमारा एनिमल सेल में। किस में यूज करते हैं? फॉर द एनिमल सेल। एनिमल सेल में यूज किया जाता है। यदि एनिमल सेल में हमको वेक्टर का यूज करना है तो किसकी यूज करेंगे? रेट्रोवायरस या फिर एडिनो वायरस का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, देखो इसमें बहुत ज़्यादा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 12th की बात करते हैं तो कौन सा हमारा? CMV या फिर TMV, टोबैको मोजैक वायरस या फिर बोलते हैं कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसी से मिलता है जो 13 है, इसको बोलते हैं अभी हम लोग पढ़े TI प्लाज्मिड ऑफ, किस में यूज करेंगे? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस। ठीक है, ये हमारा टीआई कहाँ पे यूज करते हैं? हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी जिस प्लांट में ट्यूमर कॉज कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टीआई प्लाज्मिड लेंगे, उसमें जीन को अटैच करेंगे, डिजायर्ड जीन को, इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको अटैच करेंगे और हम क्या करेंगे? प्लांट में टीआई प्लाज्मिड के थ्रू डाल देंगे। और ठीक है, टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस बैक्टीरिया था, उसके साथ हम लोग डाल दिया गया। ठीक है, वहाँ पे क्या करेगा? नंबर कॉपी, हाई नंबर कॉपी उस प्लांट में बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि ट्यूमर मतलब क्या होता है कि फास्ट सेल डिवीजन, तभी हमारा क्या करेगा? ट्यूमर कॉज होगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा टीआई प्लाज्मिड जो होता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं, कैसा होता है हमारा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्या होता है हमारा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, चलो तो कैसे करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि जो हमारा हैज टी डीएनए यानी इसको बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, टी मतलब यहाँ पे ट्यूमर मत समझना है, कौन सा? ट्रांसफर डीएनए, जो डीएनए को ट्रांसफर करना है कहीं पे हमको, यानी हमको किस में डालना है? प्लांट क्रोमोसोम्स। ठीक है, प्लांट क्रोमोसोम यानी हमको डालना है प्लांट सेल में
प्लांट सेल में डालना है, ठीक है। तो प्लांट सेल में हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, टीआई हमारा ट्रांसफर है, ट्यूमर इंड्यूसिंग को प्लांट क्रोमोसोम के साथ अटैच कर दिया, यानी प्लांट सेल में डाल दिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा केमिकल रिक्वायर्ड फॉर पैथोजन, ठीक है। और जब केमिकल रिक्वायर्ड होगा तो क्या करेगा, उसे क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है। तो केमिकल जरूरी है, ग्रोथ करने के लिए पैथोजन को केमिकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो प्लांट सेल देगा उसको और क्या करेगा, वहाँ पे ट्यूमर कॉज कर देगा, जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्राउन गॉल ट्यूमर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल ट्यूमर्स बोला जाता है, ठीक है। चलो ब्लर आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर की बात कर ली, टूल्स में एंजाइम की बात कर लिया, सेकेंड हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर की बात कर लिया। अब इसके बाद हमको बात करना है कि कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करना, यानी होस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड कैसे कैसे लेंगे, कौन से प्लाज्मिड यूज करेंगे, इंसर्शन साइज क्या होगा, किस प्लांट में यूज करना है, रोडिएंट में यूज करना, एनिमल सेल में यूज करना, नॉर्मली यूज करना है। तो हम लोगों ने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लिया, सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में पढ़ लिया, आगे यूज करेंगे कैसे, हम लोग रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जानेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ लिया, एंजाइम के बारे में, तो हमको प्लाज्मिड मिल गया, उसके साथ हम लोगों ने डीएनए को अटैच कर लिया है, ये दोनों काम कर लिया हम लोगों ने। अब इसको क्या करेंगे, हमको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराना है, होस्ट सेल में डालना है। तो होस्ट सेल में डालने के लिए होस्ट को पहले, ठीक है, अनुकूल बनाना पड़ेगा, किसके खिलाफ, कि वो क्या करे, उस प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, उसको क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, यानी कॉम्पिटेंट होस्ट हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा थर्ड टूल्स है जिसके बारे में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात किया जाएगा। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करेंगे। तो कॉम्पिटेंट होस्ट में बात करेंगे तो आता हमारा प्रो कैरियोटिक, जिसमें हम लोग ई कोलाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ई कोलाई की बात किया जाएगा, यानी इस तरह की कोलाई की बात किया जाएगा। ई कोलाई प्रोकैरियोटिक में ले सकते हैं होस्ट के। और बात करें हम लोग यू कैरियोटिक की, किसकी बात करें हम लोग, यू कैरियोटिक की बात किया जाए। किसकी बात करेंगे, यू कैरियोटिक में हम लोग ले सकते हैं प्लांट व फिर एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट में हमारा प्लांट या फिर प्लांट एनिमल या फिर फंगल सेल की भी बात करते हैं। तो फंगल में हमारा कौन सा था, मोस्ट ऑफ द ईस्ट की बात किया जाएगा, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, कॉम्पिटेंट होस्ट किस लिए लेना है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ किसको, RDNA, यानी रेजिस्टेंस डीएनए ढूंढे, एंजाइम का यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस डीएनए को निकाला गया, फिर उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच किया गया। जब प्लाज्मिड के साथ अटैच करते हैं तो उसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो उसके साथ अटैच किए, अब उसको हम लोग ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है किसको, हमारा देखो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ RDNA, तो हम लिख लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ RDNA किस में करना है, इनटू होस्ट सेल में डालना है, ठीक है। अब देखो होस्ट सेल में डालना है तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे देखा जाता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। अब हमको इसमें इंट्रोड्यूस कराना है, ये हमारा RDNA है, इसको इंट्रोड्यूस कराना है, तो इसको इंट्रोड्यूस नहीं होने देगा इजीली, है समझ जानते हैं ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, यानी सेलेक्ट करते हैं कि किस चीज़ को एंट्री करानी है, किस चीज़ को एंट्री नहीं करानी है, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट की, कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैकेनिज्म जो पढ़ा जाएगा, हम लोग की बात किया जाएगा, तो मैकेनिज्म कौन सा हमारा, हीट शॉक ट्रीटमेंट। एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं हीट शॉक
ट्रांसफॉर्मेशन, हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन की बात किया जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग, हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो इसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, रुक दीजिए थोड़ा, स्टॉप स्टॉप कर दीजिए। हाँ अभी, हाँ